हमने एक इंटरैक्टिव सेशन बनाने की कोशिश की है। अमेरिका में पढ़ाई और काम, ये दो चीज़ें जो हैं जॉब्स, उसके बारे में, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को जो हमारे हैं उनको थोड़ा लाभ हो सके। हमें मालूम है इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं और छोटे हैं, उनको अभी तत्काल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उनको पता रहेगा तो वो अपने बड़े भाइयों या दूसरे लोग जो आने वाले हैं उनको बता सकते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको मालूम रहेगा। तो इसलिए ये सेशन हम लोग रखे हैं। और इसमें जो भी मुझे दिख रहा है कि कई स्टूडेंट्स हैं, आंचल है, आकाश हैं, रिमित हैं और दूसरे लोग हैं। तो जिसको भी जरूरत हो, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी जो हमारी मदद करते हैं, वो भी चाहें तो सवाल पूछें। तो ये जितना हम लोग इंटरैक्टिव बनाएंगे, जितने सवाल आप पूछेंगे, उतना ज़्यादा सार्थक होगा ये सेशन। तो इसलिए वो जरूरी है कि आप सुने और पूरा पूछें हमसे। तो मैं शुरू करता हूं और ये एक बेसिस हो जाएगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो मैंने इसमें लिखा है कि हम दो तीन चीजें बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, जब अमेरिका की बात करते हैं तो एक सवाल आता है मन में कि अमेरिका है क्या। तो अमेरिका जब बोलते हैं तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के बारे में बोलते हैं। और अमेरिका एक देश है जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें तीन देश आते हैं, ये जानने की बात है। नॉर्थ अमेरिका में तीन देश हैं, यूएसए जिसको अमेरिका नॉर्मली बोलते हैं, और मैक्सिको और कनाडा। तो जरा इसका ध्यान रखना है। हम लोग केवल आज अमेरिका और कनाडा के बारे में बात करेंगे। उसमें पढ़ने की क्या सुविधाएं हैं, पढ़ाई कैसे होती है, एडमिशन कैसा होता है, कैसे होता है, पैसा कितना लगता है, और जॉब्स के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो जो पढ़ाई के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करें कि एडमिशन कैसे हो, वीज़ा कैसे मिले, फाइनेंसिंग कैसे हो, और फिर नौकरी के बारे में। तो दूसरा स्लाइड शिव कुमार जी। ओके, स्टडी प्रॉस्पेक्ट्स। तो अमेरिका में और कनाडा में भी कई लेवल के स्कूल्स हैं। स्कूल्स का, यहाँ जब स्कूल बोलते हैं तो लोग, उसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, यहाँ सबको स्कूल ही बोलते हैं। एक तरीका है कहने का, स्कूल। तो यहाँ जो कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कई लेवल के यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं। आप लोग में से कई लोग जानते होंगे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज। आईवी लीग, आईवी का मतलब होता है वो लता, जो पुरानी, जैसी जितनी जितनी पुरानी होती है उतनी उतनी ऊपर वो फैलती जाती है। आप देखे होंगे कि कई जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर लता फैलती जाती है। तो जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी उतनी ऊपर वो लता चढ़ी हुई होती है। तो आईवी लीग जो है उसका मतलब है बहुत पुराने यूनिवर्सिटीज, जो अमेरिका जब शुरू हुआ था उस वक्त वो बने थे, जैसे हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, इस तरीके के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो, उनको आईवी लीग कहते हैं। तो इस तरीके से आईवी लीग में 8 यूनिवर्सिटी हैं। नाम जानने की ज्यादा जरूरत नहीं, 3-4 का नाम मैंने बताया, आपको जरूरत होगी तो बता देंगे। लेकिन अभी बताना केवल ये चाहता हूं कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें से अमेरिका के कई लीडर निकले हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो इसलिए उनमें एडमिशन बहुत लोगों का सपना होता है। तो ये समझिए कि वहां पर जाना एक प्रतिष्ठा की बात है। अभी के लिए इतना ही जानिए। इसके अलावा बहुत से अदर फेमस यूनिवर्सिटीज, मैंने लिखा एक बुलेट उसमें, वो दूसरे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कई विषयों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। आप सबों ने नाम सुना होगा, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, कार्नेगी मेलन, जॉन हॉपकिंस, डूक, इस तरीके के कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज के नाम आपने सुने होंगे। इनमें और आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे स्टैनफोर्ड और एमआईटी जो है, स्टैनफोर्ड अमेरिका के एकदम पश्चिम छोर पर है,
सैन फ्रांसिस्को में, और MIT जो है मैसाचुसेट्स में, अमेरिका के पूर्वी छोर पर। दोनों में करीब 3,3500 मील का अंतर है। लेकिन ये दोनों यूनिवर्सिटी जो हैं ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए स्टैनफोर्ड और MIT में लोग सपना देखते हैं कि हमारा एडमिशन उसमें हो जाए। उसी तरीके से ड्यूक है, कार्नेगी मेलन है। कार्नेगी मेलन किसी जमाने में और अभी भी शायद IT के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज समझा जाता है, यूनिवर्सिटी समझी जाती है। ये पिट्सबर्ग में है, अमेरिका के। जॉन हॉपकिंस जो है वो मेडिकल स्टडीज के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है, ये बाल्टीमोर में है, वाशिंगटन DC के पास। तो इसी तरीके से अपने अपने स्पेशलिटी के कई स्कूल्स हैं जो बड़े प्रतिष्ठित स्कूल्स हैं, आईवी लीग के अलावा। जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, जिनका नाम आप नहीं सुनते हैं, वो भी बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं। खासकर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, जिसको राज्य सरकार जो है उसको पैसा देती है, उसको फंड करती है, वो कॉलेजेस भी कई बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जब हम लोग न्यू जर्सी में रहते हैं, जहाँ हम और शिव कुमार जी, यहाँ पर जो स्टेट का कॉलेज है उसको रटगर्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं। बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत आविष्कार यहाँ हुए हैं, बहुत लोग यहाँ से अच्छे अच्छे निकले हैं जिन्होंने पढ़ाया है और रिसर्च किया है। मैंने एक नाम लिखा है यहाँ, UC बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। UC का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, बहुत रिसर्च वहाँ हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भले ही उतने नामी ना हो, लेकिन पढ़ाई इनमें भी बहुत अच्छी होती है। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो आम विद्यार्थी आते हैं, जैसे मैं भी आया था एक विद्यार्थी की तरह आज से 42-43 साल पहले, तो हम लोगों के लिए जो भारत से या दूसरे देशों से आना चाहते हैं और उनके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज उनके लिए बहुत अच्छी जगह है पढ़ने जाने के लिए। हम बाद में बात करेंगे उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा एक पॉलिटेक्निक लिखा है हमने यहाँ। हम लोग के यहाँ भारत में पॉलिटेक्निक बोलते हैं तो उसको सोचते हैं कि वो डिप्लोमा की जगह है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज हैं जो केवल टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे ब्रुकलिन पोली बोलते हैं, ब्रुकलिन पॉलिटेक्निक, न्यूयॉर्क पॉलिटेक्निक। ये उतने ही बड़े विश्वविद्यालय हैं जितने MIT है या इस तरीके के जो बड़े स्कूल्स हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उतना ही बड़ा ये है ऊस्टर पॉलिटेक्निक। एक जमाने में जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बड़ा नाम हो रहा था और बहुत ही ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी के स्कूल्स की, क्योंकि धीरे धीरे पता चल रहा था कि नई नई तकनीकों का विकास हो, नई नई मशीनों का विकास हो, समाज में टेक्नोलॉजी फैल रही थी। तो राज्य सरकारों ने और यहाँ की जो केंद्रीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने ये पॉलिटेक्निक्स की स्थापना की थी। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस हैं और ये टेक्नोलॉजी के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। किसी भी दूसरे कॉलेज से जिनका नाम मैंने ऊपर लिखा है, ये टक्कर लेते हैं पढ़ाई में। और उसके बाद उसके नीचे लेवल पर थोड़े लोकल कॉलेजेस होते हैं, जैसे जिनको काउंटी कॉलेज बोलते हैं। काउंटी जो यहाँ होती हैं, या कनाडा में उनको शायद प्रीसिंक्ट बोलते हैं, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, अगर कनाडा के यहाँ कोई हो तो बताएंगे। वो यूँ समझिए कि हमारे यहाँ जो जिला होता है ना, वैसे कॉलेजेस होते हैं। तो सरकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो हाई स्कूल पास करने के बाद ये सोच नहीं पाए हैं कि क्या पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ना करने का मन है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा हम 2 साल कॉलेज जाके देखते हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद उनको AS की डिग्री मिलती है, एसोसिएट इन साइंस या एसोसिएट इन आर्ट्स। तो इस तरीके की डिग्री उनको मिलती है। तो एक तरीके से समझिए कि ये कॉलेजेस जो हैं एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन जिसको बोलिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो पहले काउंटी कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद वो अपना रास्ता चूज करते हैं कि हम क्या पढ़ें और कहाँ अपना नाम लिखाएं। तो
ये कॉलेजेस जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही कम पैसे में, बल्कि, और उनको सरकारी अनुदान बहुत मिलता है। बहुत ही कम पैसे में ये यंग लोगों को एक रास्ता जैसा दिखा देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद यहाँ पर आके सोचें कि हमको कॉलेज नहीं जाना है, तो फिर वो अपना कोई रोजगार ढूंढते हैं या रोजगार के लिए पढ़ते हैं फिर से। प्लम्बिंग जैसे हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टेपिंग स्टोन है किसी भी, या तो काम पर जाने के लिए या आगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे कॉलेजेज भी हैं जो स्पेशलिटी कॉलेजेज हैं, थोड़ा बात करेंगे बाद में हम। अच्छा, और हाई स्कूल्स, ये हमने इसलिए लिखा हाई स्कूल्स कि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान से बड़े बड़े लोगों के बच्चे अब यहाँ हाई स्कूल में भी पढ़ने आ रहे हैं, और प्राइवेट हाई स्कूल्स में। जिनके पास बहुत पैसे हैं इंडिया में, उनके बच्चे यहाँ प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं। बहुत कम, लेकिन आते हैं। तो केवल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन पढ़ाई चूंकि बहुत महंगी है, इसलिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। आपने सुना होगा पहले जो लोग बड़े लोग होते थे, वो लोग यूरोप में अपने बच्चों को भेजते थे, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, इस तरीके से। आप सब जानते हैं नेहरू जी, पटेल साहब, ये सब इंग्लैंड में पढ़े थे। नूतन जो एक्ट्रेस थी वो स्विट्जरलैंड में पढ़ी थी। इस तरीके से लोग उनको भेजते थे। अब अमेरिका में भी स्कूलों में लोग आने लगे हैं। जो डिग्रीज हैं वो हमने लिखा है उसमें, एसोसिएट ऑफ साइंस एएस, बीएस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी, इस तरीके की डिग्री मिलती है। इसके अलावा बहुत से ट्रेनिंग टेक्निकल कॉलेज हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, और वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन पढ़ाई की जो डिग्रियां हैं यही हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल है अभी, तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। तिवारी सर, मैनेजमेंट कोर्स के लिए बच्चे लोगों को क्या है वहाँ पे? ये बहुत अच्छा सवाल। कोर्स के लिए आम तौर पर यहाँ बच्चे आते हैं एमबीए करने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके लिए जो जरूरत है वो अगले स्लाइड में हम बताएंगे आपको। उसके अलावा मैं देखता हूं कि कई लोग आते हैं जो इंजीनियरिंग करने आते हैं। मान लीजिए आपने इंडिया से इंजीनियरिंग किया है और आप यहाँ इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने आए, तो आपने मास्टर्स के बजाय बदल के एमबीए कर लिया, लेकिन उसके लिए एमबीए के एडमिशन्स के लिए जो जरूरतें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, और वो हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। हम खुद ऐसे हैं, हम इंजीनियरिंग करके भारत से आए थे, इंजीनियरिंग की नौकरी करके भारत से आए थे, और यहाँ इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने आए थे। तो हमने इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, उसके बाद वहीं से एमबीए भी किया उसी स्कूल से। उसके कई फायदे हैं। एक फायदा यह है कि जब आप इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके कुछ क्लासेस जो हैं वो एमबीए के क्लासेस के साथ जुड़ते हैं, तो हमको थोड़ा कम समय लगा। तो ये जो लड़के यहाँ आते हैं या लड़कियां आती हैं, वो सोचते हैं इन चीज़ों को कि भाई हम कितनी जल्दी ये खत्म कर लें ताकि पैसा कम लगे और नौकरी करने लगें और दोनों डिग्री ले लें। ऐसा कई बच्चे सोचते हैं। तो यहाँ पर साक्षी है, वो थोड़ा बताएंगी कि उन्होंने कैसे किया है। उसको अभी ताज़ा ताज़ा उसको का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उसको ज़्यादा पता होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा जब बात करेंगे सब्जेक्ट्स की तो उस पर ज़्यादा बात होगी, रंजन जी। हाँ, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, जो विषय हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा भारत से आते हैं, वो ये सब विषय हैं जिनकी पढ़ाई यहाँ होती है और उसके लिए करने आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ इंजीनियरिंग वाले आते हैं। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि भारत का जो युवक है, हिंदुस्तानी लोग, हम लोग पहले इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं अब क्या करें। तो ये मजाक होता है, लेकिन ये आम है। इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पढ़ के, बीएस करके, आप दुनिया में के किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं बिना कोई दूसरी डिग्री लिए हुए। ये सोचने की बात है। बाकी सब के लिए आपको दूसरी डिग्री लेनी पड़ती है, वहां का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इंजीनियरिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
तो इसलिए सब इंजीनियरिंग हम लोग करते हैं ज़्यादा लोग, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस में जाएंगे, फार्मेसी में जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है मेडिसिन। उसका एक कारण है, मैंने कई लोगों को देखा है जो हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग किए थे, यहाँ आने पर उनको पता चला कि मेडिसिन में ज़्यादा पैसा है और वे मेडिसिन कर सकते हैं। उन्होंने अपना लाइन बदल के वो डॉक्टर बन गए, मेडिसिन करना शुरू किया। 2 साल ज़्यादा लगे होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर लिया। मैं स्वयं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं यहाँ जो यहीं हैं, यहीं डॉक्टर हैं। वो हमारे साथ एक्सान कॉरपोरेशन में इंजीनियर थे और उन्होंने तुरंत ही अपना लाइन बदल के और मेडिकल कॉलेज में चले गए। 4-5 साल वहाँ लगाया उन्होंने, मेडिसिन पढ़ी और उसके बाद डॉक्टर बन गए। तो ऐसा 2 रीजन से मैं कह रहा हूँ। एक तो ये कि आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो, और दूसरा अमेरिका में ये सब सुविधाएं हैं, विषयों को बदलने की सुविधाएं बहुत हैं अमेरिका में। कोई पढ़ने आता है कुछ, उसका मन किसी और तरफ है। मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आपका मन है कि हम एग्रीकल्चर के बारे में जानें, आप एग्रीकल्चर में बदल सकते हैं। इंजीनियरिंग से बिजनेस में जाना तो बहुत ही आम बात है, लेकिन इंजीनियरिंग से मेडिसिन और फार्मेसी और दूसरी जगहों पर भी लोग जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो फिजिक्स के बहुत ऊंचे, फिजिक्स में उनका बहुत अच्छा था, पीएचडी थे, और यहाँ आए तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुविधा देता है कि जिस विषय में आपका रुझान है वो उसको आप परसू कर सकते हैं। वो बहुत कठिन हो जाता है हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें। अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो इंजीनियरिंग ही बने रहेंगे, आप कुछ दूसरा नहीं बन सकते। ये चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो मैंने इसलिए ये लिखा कि कि ये इंजीनियरिंग को बेसिस बना के आप कई विषयों पर जा सकते हैं। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए भारत के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो है बिजनेस, जैसा रंजन जी ने पूछा, इकोनॉमिक्स, उसको पढ़ने बहुत लोग यहाँ आते हैं। आप जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो लीडर हैं वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो, और ऐसे बहुत से लोग हैं। और इकोनॉमिक्स के बहुत से प्रोफेसर लोग यहाँ हैं जो यहाँ पढ़ के प्रोफेसर बन गए, हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जो लोग लेते हैं इंजीनियरिंग के बाद। एक बात बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन और फार्मेसी जो है, अगर आप यहाँ बीएस करके किसी भी सब्जेक्ट में आते हैं तो उसको आप परसू कर सकते हैं, ये मैंने बताया। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हाई स्कूल करके बीएस करने आते हैं यहाँ, तब भी उन सब्जेक्ट्स को आप परसू कर सकते हैं। ज़्यादा लोग जो भारत से आते हैं वो लोग वहाँ से बीएस की कोई डिग्री लेके आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की बीएस डिग्री हो, फार्मेसी की बैचलर्स डिग्री हो, या एमबीबीएस हो मेडिसिन की। यहाँ पर आप एमबीबीएस करके जब आते हैं तो यहाँ डॉक्टर बनने के लिए कई तरद्दुद हैं। आपको टेस्ट देना पड़ता है जिसको पहले ECFMG बोलते थे। उसके बाद कई लेवल के टेस्ट हैं, तब जाके आपको यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं पड़ता मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो टेस्ट देने के बाद, वो पास करने के बाद ही आपको रेजिडेंसी मिलती है, मतलब इंटर्नशिप मिलता है, ताकि आप डॉक्टरी को परसू कर सकें। तो वो याद रखना है कि अब जब आप मेडिसिन करके आते हैं इंडिया से तो यहाँ पर काफ़ी समय लगता है और काफ़ी अपने को तैयार करना पड़ता है। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी पढ़ना पड़ता है तैयारी करने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको परसू करने के लिए कुछ बच्चे यहाँ आते हैं, जैसे एविएशन है, मतलब फ्लाइट सीखने के लिए। तो 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ, सुना है मैंने, जानता तो नहीं, सुना है कि वो एविएशन मैं यहाँ पर फ्लाइट सीखने के लिए आए। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, यहाँ फैशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, न्यूयॉर्क में है, वहाँ आते हैं फैशन डिजाइन सीखने के लिए। तो ये थोड़े से रिमोट सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन आते हैं। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं
जो इन चीज़ों को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं इंटरनेट में जाके या उन स्कूल्स को लिख के कि हम ये करना चाहते हैं, कैसे आप हमारा एडमिशन होगा इसमें। और अंत में मैंने ये लिखा है कि यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इफ यू विश। तो ये एक जो सुविधा है ये बहुत बड़ी है अमेरिका में, मेरे ख्याल से, जो दूसरे देशों में बहुत कम है। तो मैं एक बार फिर पॉज करता हूँ, इसके पहले कि दूसरे स्लाइड पर जाऊं, और तो मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूं ताकि थोड़ा आपका अनुभव जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। तो शिवकुमार जी, हाँ, ये अगला स्लाइड ये है। यहाँ पर मैंने जान के ऊपर लिखा MIT वर्सेस IITs। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि MIT जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर बॉस्टन में है। वो दुनिया का इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा स्कूल समझा जाता है अभी। और भी उसके टक्कर के बहुत से स्कूल्स हैं, जैसे यहीं पर अमेरिका में ही एक दो हैं, उसके बाद जर्मनी आदि में तो बहुत है। तो खैर मैं ये कहना चाहता था, इस ये जो लिखा है हमने MIT वर्सेस IITs, कि अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो कई कारणों से वो कठिन हो गया है। एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और जो आम आदमी के लिए सीट्स अवेलेबल हैं वो रिजर्वेशन के कारण बहुत कम हो गई हैं, सिमट कर करीब करीब आधी रह गई हैं। तो IIT में एडमिशन इंडिया में बहुत मुश्किल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, MIT में वो आसान है IIT की अपेक्षा, अगर आपके पास पैसा हो तो अगर आपके पास $60,000 के आसपास सालाना खर्च कर सकते हैं आप अपने बच्चों में 4 साल, तो आप MIT में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप उस मतलब आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, आपको अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, ये सब जरूरी है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर वो पैसा खर्च कर सकते हैं तो MIT में क्यों नहीं जाएं, या अमेरिका के इंजीनियरिंग स्कूलों में क्यों नहीं जाएं, IIT में सर खपाने की बजाय, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत कम है आम आदमी के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडमिशन के लिए जिस चीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके टेस्ट हैं। टॉफेल जो है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ये एक आम टेस्ट है जो मेरे ज़माने में होता था, शायद अब भी होता है, साक्षी बताएगी कि होता है या नहीं। GRE है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स एग्जाम्स। तो जो BSc करके आते हैं वहां से, उनको ग्रेजुएट, यहाँ ग्रेजुएट बोलते हैं मास्टर्स के बाद, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं उसको यहाँ ग्रेजुएट बोलते हैं। तो बैचलर्स के बाद जो पढ़ाई होती है ग्रेजुएट की, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। तो मोस्ट स्कूल्स ग्रेजुएट्स रिकॉर्ड एग्जाम का टेस्ट लेते हैं, उसमें जितना नंबर आता है उसके मुताबिक आपके वैसे ही स्कूलों में एडमिशन होता है। अच्छे नंबर आते हैं तो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, नहीं उतने अच्छे आते हैं तो थोड़े कम प्रसिद्ध स्कूलों में एडमिशन होता है। लेकिन ये दोनों टॉफेल और GRE यहाँ के मास्टर्स करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप इंडिया से BS करके आ रहे हैं तो ये चीजें आपको देनी ही पड़ती हैं। मैंने भी दिया था आज से 43 साल पहले, और लोग अभी भी देते हैं। GMAT है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो रंजन जी ने आपने पूछा था कि बिजनेस में क्या कर सकते हैं, बिजनेस में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये GMAT टेस्ट होता है। और बच्चे हिंदुस्तान के सब जानते हैं, इंटरनेट के कारण उनको सारा पता है। जो भी बिजनेस में MBA करने आना चाहता है यहाँ पर, उसको GMAT देना ही देना पड़ता है। और अगेन वही बात है, अगर GMAT में आपके नंबर अच्छे आए तो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अगर कम आए तो कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। ये सब नॉर्मल टेस्ट हैं। और दूसरी चीज़ों के लिए जैसे फैशन, ये सब के लिए भी कुछ टेस्ट होंगे जो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आम आदमी के लिए ये सब टेस्ट देने पड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंडियन यूनिवर्सिटी, अगर आप IIT से पास किए हैं तो यहाँ पर एडमिशन आसान होता है। टेस्ट देने पड़ते हैं सारे, बट एडमिशन आसान होता है। किसी हालत में शायद वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या यहाँ के प्रोफेसर का अगर कोई तालमेल हो तो आपके स्कोरिंग के आधार पर भी एडमिशन होते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि
आम आदमी जो है, आम स्टूडेंट जो है, उसके जो मार्क्स वहां होते हैं या ग्रेड्स होते हैं, उसको कंपेयर करते हैं लोग यहाँ। तो एक यहाँ पर पूरा बिजनेस है कि यूनिवर्सिटी उस बिजनेस को हायर करती हैं और बोलती हैं कि वहां पर, जैसे मैं बिहार के एक साधारण से इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ था, तो उनको जरूरत थी कि वो पता लगाएं कि हमारा जो इंजीनियरिंग का स्कोर है, वो दुनिया में जो इनके स्कोर्स हैं वहाँ उसमें कैसे वो फिगर आउट करता है, कितना अच्छा या बुरा है वो। तो उसके लिए एक पूरी की पूरी कंपनी है जो दुनिया भर के स्कोर्स को कंपेयर करती है और यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करती है कि हाँ, ये जो इनका जो मार्क्स है वो दुनिया के 70-80% जो लोग हैं उनसे अच्छा है। इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं, फिर आपके एडमिशन में वो चीज फैक्टर होती है। मैंने यहाँ लिखा डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। ये कोई नई बात नहीं, आप सब जानते हैं। अगर बहुत फेमस कॉलेज हो, MIT में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसे IIT में है। दूसरे स्कूलों में लेना है, अगर आपको बिजनेस में लेना है, हार्वर्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें भी ऐसा खूब मजबूत आपका स्कोर्स होने चाहिए। फाइनेंसिंग के बारे में एक दो शब्द बताएंगे, और वो है एक चीज का ख्याल रखना है कि हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड से अभी भी यहाँ पर जो खर्चा है पढ़ने का वो बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि आजकल जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें खर्चा आपको 50,000 से ज़्यादा पर ईयर, डॉलर में बता रहा हूँ। 50,000 का मतलब करीब 9-10 लाख रुपया हुआ, कितना हुआ? तो डॉलर में डॉलर का अंदाज मुझे है तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वो काफ़ी महंगा है, इस बात का ख्याल रख के चलें। कई कॉलेजेस में तो 60-65 हज़ार है पर हर साल। तो करीब तिवारी जी, $50,000 का मतलब हुआ करीब 40 लाख रुपए। हाँ, ठीक बताया आपने, 8-25-40, सही बताया आपने। तो 40 लाख रुपए हर साल अगर आप खर्च कर सकें तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कॉस्ट बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं हिंदुस्तान के ख्याल से, अगर आपको खुद ही देना पड़े। होता क्या है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो BS करके आते हैं, बैचलर्स करके, और या तो इतना अच्छा उन्होंने किया है कि कॉलेजेस उनको यहीं से स्कॉलरशिप दे देते हैं और स्कॉलरशिप लेके आते हैं वहां से। कुछ बच्चे, कुछ क्या ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ आके एक क्वार्टर या एक सेमेस्टर पढ़ते हैं अपना पैसा देके, और इस बीच में यहाँ सीख जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जरूरी है जानना कि अगर आपको वहीं से एडमिशन नहीं मिल गया है, वहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिल गया है, तो यहाँ आके आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि बहुत से कॉलेजेज हैं और फंडिंग अच्छी है, खासकर स्टेट कॉलेजेस में, तो उसमें आपको टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट आदि की नौकरी जरूर मिलेगी। अगेन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ हैं जो बता सकते हैं आजकल की बात, लेकिन जब मैं आया था तो मैं यहाँ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ओहायो स्टेट ऑफ ओहायो में, वहाँ मैं स्टूडेंट के रूप में आया था। और पहले 2-3 दिन तो बहुत तकलीफ रही, वो बाद में कभी बताएंगे। लेकिन 8-10 दिन के बाद मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का स्कॉलरशिप मिल गया। अब मैं इंजीनियरिंग का मैं मास्टर्स करने आया था, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का स्कॉलरशिप मिला। वो इसलिए मिला कि हर डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर के इतने स्टूडेंट्स होते हैं और सबको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए उनको बहुत से मैथमेटिक्स के टीचर्स चाहिए। प्रोफेसर्स तो हैं लेकिन टीचिंग असिस्टेंट्स उनको नहीं होते हैं, तो टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी मिल जाती है, जैसे मुझे मिल गई।
जो लोग पीएचडी आदि करने आते हैं उनको रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिल जाती है, आरए जो लिखा है वहां, तो वो मास्टर्स और रिसर्च, मास्टर्स और पीएचडी दोनों डिग्रियों के लिए ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कई लोग हैं, मैंने त्रिपाठी जी को अभी सुना, वो भी मेरी ही तरह आए थे, और तो रिसर्च का असिस्टेंटशिप या तो वहाँ से लेके आते हैं या टीचिंग असिस्टेंटशिप यहाँ से लेके आते हैं। त्रिपाठी जी आप कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे या मैं चलता जाऊं, कुछ कहेंगे आप? ये इंटरेस्टिंग हो सकता है थोड़ा, इसलिए कहा। आप कहते रहिए तिवारी जी, अंत में साक्षी समराइज करेगी, रिसेंट है ना साक्षी। अच्छा ठीक है। और एक चीज मैंने यहाँ लिखी है लास्ट में, वर्क। बहुत लोग सोचते हैं कि काम करके आप पढ़ाई कर लेंगे। यहाँ समस्या यह है कि वर्क के लिए आप वर्क वीसा चाहिए। जो वीसा आपके पास होता है वो केवल आपको पढ़ाई का होता है, इसलिए उससे काम करने में, वहाँ उस ट्रांसफर में बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए वो उतना कॉमन नहीं है, वो बहुत कठिन है कि आपको यूनिवर्सिटी काम करने देगी, मतलब लीगल तरीके से और पैसा देगी, वो नहीं होता है। वो बदली तिवारी जी, वो बदली हो गया है, साक्षी बताएगी। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो मेरा तो अनुभव ऑलमोस्ट 45 साल पहले का है, तो इसलिए, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। लास्ट स्लाइड शिवकुमार जी। ओके, अगेन ये जो मेरी समझ है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये सब, कि अगर आप केवल पढ़ाई का वीसा लेके आए हैं तो कठिनाई थी पहले, अभी भी थोड़ी कठिनाई है कि पढ़ाई के तुरंत बाद आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा मुश्किल से होता है, लेकिन होता है, पॉसिबल है। एक रास्ता जो है यहाँ पर, जो हम सभी करीब करीब अख्तियार करते हैं, कि हमें पढ़ाई के बाद वर्क ट्रेनिंग का चांस मिलता है और सरकार द्वारा मान्य है ये। मेरे जमाने में केवल 9 महीने होता था, लेकिन कल मैं बात कर रहा था शिव कुमार जी से, तो उन्होंने बताया 3 साल हो गया है, और साक्षी बताएगी कि क्या स्थिति है वो। कुछ कंपनियां आपको हायर कर लेती हैं और आपको वीसा दिलाने की कोशिश करती हैं। ये पहले बहुत होता था, जब यहाँ प्रोफेसर्स की, रिसर्चर्स की कमी थी। बहुत लोग यहाँ आए, फार्मास्यूटिकल्स में उन्होंने पीएचडी की, और बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उन्होंने हजारों लोगों को वीसा के लिए स्पॉन्सर किया। उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज थी, हमारे जितने दोस्त थे जिन्होंने पीएचडी की, उनको नौकरी मिलने में एकदम कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सब प्रोफेसर बन गए। तो यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब स्पॉन्सर करती है। मुझे खुद एक्सान जो ऑयल कंपनी है उसने स्पॉन्सर किया था। तो इस तरीके से अगर आपने अच्छा किया है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो कंपनियां आपको हायर करती हैं। आजकल थोड़ा सा शायद कम है, लेकिन पहले जरूरत ज्यादा थी टेक्नोलॉजिस्ट की, तो वो करती थी। आजकल आईटी में शायद इस तरीके की बहुत सी सुविधाएं हैं। जो ज्यादा जॉब्स मिलते हैं उसमें आईटी बताया हमने, पोस्ट पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर लोग बनते हैं, हमने बताया आपको, रिसर्चर्स इन बायोलॉजी, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल्स। रिसर्च जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का काफी होता है इस देश में, और उसमें बहुत लोगों को नौकरी मिलती है। तो अगर कोई लड़का वहां से या लड़की फिजिक्स करके आ रहा है बीएस, तो मास्टर्स पीएचडी करे, तो निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी जगह हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या कंपनियां हैं जो काफी उनके फेवर में होती हैं जॉब देने के। एक चीज जो नॉर्मल है आजकल, कि कंपनियां जो हैं वहां पर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस जैसी कंपनियां, वो लोग अपने क्लाइंट्स के यहाँ अपने एम्प्लॉयज को भेजती हैं, और उसमें से कुछ लोग हैं जो यहाँ पढ़ने लगते हैं और पढ़ के नौकरी करने लगते हैं, या उस क्लाइंट को छोड़ के दूसरे क्लाइंट के साथ लग जाते हैं, उस क्लाइंट को नहीं, उस एम्प्लॉयर को छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के साथ यहाँ लग जाते हैं, और वो एक रास्ता बन जाता है उनके वीसा प्राप्त करने का। तो मैं यहीं बंद करता हूँ। आई थिंक कोई बात करना चाहता है।
अभी बैचलर्स किया था बैंगलोर से एक यूनिवर्सिटी में कॉल्ड CMRIT, लोकल यूनिवर्सिटी था, एंड उसमें मैंने बैचलर्स किया था टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैंने ज्वाइन किया था एक कंपनी कॉल्ड टाटा HAL टेक्नोलॉजीज, विच वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टाटाज एंड हमारा HAL। So उसमें I was working as a design engineer in the electrical department. उसी के टाइम पर मेरे को पता चला कि माय इंटरेस्ट वाज मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, विच इज व्हाई आई थॉट कि मेरे को मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि बैचलर्स मेरा टेलीकॉम में था। तो उसके बाद मैंने अपना पहले GRE लिखा, एंड उसके बाद दूसरा टेस्ट जो था वो टोफल लिखा। ये दोनों कंपलसरी टेस्ट है फॉर डूइंग योर मास्टर्स एटलीस्ट इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले फील्ड में इन US। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि कॉलेज कैसे आप सेलेक्ट करोगे। सो देयर आर डिफरेंट, काफी लोग की प्रायोरिटीज अलग होते हैं कॉलेज सेलेक्ट करने में। कोई लोग देखते हैं कि आईवी लीग कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छा होगा उसके बाद, या फेमस कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद प्लेसमेंट अच्छा होगा। मेरा प्रायोरिटी वाज मोर कि मैं कौन से प्रोफेसर के अंदर पढूं जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। तो मैंने वैसे करके अपना यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर चूज किया था। So all universities are great, but carefully select कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है किसी कोर्स में तो आई वुड रेकमेंड यू गो एंड सर्च फॉर प्रोफेसर्स जिनके अंदर आप पढ़ना चाहते हो। एट द सेम टाइम ऑल्सो लुक एट कि गेट इन टच विथ जो बच्चे या प्रोफेसर्स उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अभी। आप लिंक्डइन में जाकर उनसे कनेक्ट कर सकते हो टू एक्चुअली गेट द रियलिटी ऑफ थिंग्स कि प्लेसमेंट कैसा है, उनके सीनियर्स का प्लेसमेंट कैसा है। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को तो नहीं जानती हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया था, सो आई विल जस्ट कवर द इंजीनियरिंग वाला टॉपिक। So if we come to the next slide, so जैसे मैंने बोला था कि GRE TOEFL तो कंपलसरी है यहाँ पर, एंड yes, अगर आप IIT से हो then the chances of you getting into a university like MIT is a little higher, but that does not mean कि अगर आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से हो तो आपका बिल्कुल चांस नहीं है। You still apply, एंड यू स्टिल अप्लाई टू दोज यूनिवर्सिटीज, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ आपके मार्क्स पे नहीं होता है। वी राइट, हर यूनिवर्सिटी एक डॉक्यूमेंट पूछती है कॉल्ड SOP, विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो उसमें आपको अच्छी तरह लिखना पड़ेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, वो यूनिवर्सिटी आपको क्यों एक्सेप्ट करे। So those things also matter, not only your grades, not only extracurricular activities also is something that they look at. Of course यहाँ पे पढ़ने के लिए financing is very high, but there are ways to get around it. For example, scholarship before you arrive is a very good point. A lot of people get it depending on आपने अपने bachelor's में कैसा किया था, या फिर आपने अपना statement of purpose कैसे लिखा है। Then the second one is scholarship after you arrive, which is getting teaching assistantship or research assistantship. In the engineering field, at least, these are things that are very much possible. जब मैंने join किया था, तब first semester में, so RA and TA के जगह में आप on campus भी काम कर सकते हो। आपके पास एक limitation होता है 20 hours per week का as a graduate student. सो उसमें मैंने फर्स्ट महीने में, आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर में काम किया था यूनिवर्सिटी के डाइनिंग में।
बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट टीए एंड आरए दे फर्स्ट प्रेफर स्टूडेंट्स की they'll actually see your results after your first semester and then they'll offer you a position of say teaching assistantship or research assistantship. बट ये जिनको भी मैं जानती हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट अ टीए एंड आरए एंड दिस हेल्प्स यू एंड ऑफ कोर्स द मनी दैट यू गेट पर आवर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. Like for example, mera payment for teaching assistantship was on a per hour basis for 20 hours a week. For my brother जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में था, उसका फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसे आरए मिला था एंड उसका पूरा उसके बाद जो भी पढ़ाई था वो पूरा स्कॉलरशिप मिला था उसे यूनिवर्सिटी के तरफ से. So it was all covered by the university. So that is another thing. Some universities offer that, some universities do not. Then for internship, so you apply over the summer. My recommendation would be that you should start applying much before. जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया है, आप तभी से अप्लाई करना शुरू कर लो, even though you know कि आपने उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है अभी तक या कवर नहीं किया है. It is always very helpful कि आप एटलीस्ट एक दो इंटरव्यूज में जाओ, तब आपको पता चलेगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं एंड इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर आल्सो इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब. You'll be more prepared. Then okay, so for this slide, अच्छा जब आप ग्रेजुएट होते हो उसके बाद आपको जब हम यहाँ पर आते हैं हमारा वीजा स्टेटस होता है F1 वीजा विच इज द स्टूडेंट वीजा. वो यूजुअली 5 साल का मिलता है एंड सो इट बी 2 years ऑफ मास्टर्स प्लस उसके बाद 3 साल का टाइम मिलता है फॉर अप्लाइंग फॉर योर H1B. Okay, then after you graduate आपको 90 days का time मिलता है in order to get a job. There are ways around it. If you don't get it, you can work as a volunteer under a professor at your university and it will still be considered as a job. But keep that only as a backup plan. Because then you'll miss applying for your H1B next year and you get only 3 chances to apply. So 90 days ho gaya, then and again most jobs that you're applying to, I mean आप में से कोई जानना चाहता है if there's a process, what was the process that I faced while searching for a job? If anyone's interested, I can share that as well. Okay, so you start looking for a job on a serious note at least one year before you're graduating. Start attending, आप attend करो interview calls. Even आपका गंदा जा रहा है, don't be discouraged because you'll get to know the type of questions जो आपके resume के ऊपर पूछा जाएगा. And resume में make sure you put your projects. And most of the companies आपसे जो resume में है वही चीज cover करती है. But make sure जो भी आपने resume में डाला है आपको पता होना चाहिए. Then the second thing is when apply to a lot of companies, don't be selective when you're applying to companies. Even if your profile is matching 50% of that what you see in the say LinkedIn profile or whatever they have put on the job description, apply for it. It is up to them because आपका कुछ जाएगा नहीं इसमें, right? So it is up to them if they are interested in you as a candidate, वो अपना आपके साथ interview set up करेंगे.
one of the key things जो मेरे को काफी helpful लगा is networking. यहाँ especially US में networking के लिए जो something that was very helpful to me was कि आप लोग एक so most of you would have had a LinkedIn का profile. उसमें अपना LinkedIn profile हमेशा updated रखो and you have an option of saying available to work. When you put that and then you share, then a lot of recruiters who would be interested can look at your profile and would reach out to you through LinkedIn. So LinkedIn is a very good, very key this thing where I got most of my interviews from. You get direct interviews from the CEO of the company, the CTO of the company, or even directors of the company, which is very, very helpful. LinkedIn may, I would recommend, at least when you're applying seriously, you should take up the LinkedIn ka premium. I think if you take the premium, it is, I think, $30 per month. And if you try to cancel it, then you get an option of paying $15 a month for 2 months or something like that. So wo check kar lena, because premium really helps when you're looking for jobs. आपको पता चलेगा आपका प्रोफाइल कौन देख रहा है, कौन देख रहा है. एंड उसी के वजह से मेरे को 2 ऑफर लेटर मिला था लिंक्डइन के थ्रू. I got two offer letters because people from that company contacted me. They saw my profile on LinkedIn and then they got in touch with me for an interview. Any other questions? मैं सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करूंगा. मेरे बच्चे का जो अभी पीएचडी कर रहा है, आफ्टर एमएस पीएचडी कर रहे हैं, जो कि अभी पीएचडी उनका खत्म होने वाला है. टोटल कॉस्ट उनके एजुकेशन का सिर्फ 10 लाख. वो जो फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट हमने ट्यूशन फी किया. उसके बाद वो रिसर्च असिस्टेंट का उनको ऑफर मिला, जो कि उनका ट्यूशन फी भी कवर किया. एंड प्लस साइड बाय साइड जिस तरह साक्षी भी कुछ काम कर रही थी, वो भी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे. कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा था उनको, और ट्यूशन फी भी कंप्लीटली वेव था, और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उससे मीट हुआ. यानी ओनली 10 लाख, और ओनली 10 लाख फॉर एमएस एंड पीएचडी. और बच्ची का, साक्षी का टोटल कॉस्ट साक्षी ने उस टर्म्स में बताया नहीं. साक्षी का कॉस्ट, क्योंकि साक्षी को अनफॉर्चुनेटली उस यूनिवर्सिटी में उतनी फंडिंग नहीं थी, इसलिए उसका ट्यूशन फी जो है सो हम लोगों ने यहाँ से अरेंज किया था. सो टोटल कॉस्ट ट्यूशन फी का वाज अबाउट 40 लाख रुपीस. पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है सो साक्षी के टीएस शीट से कवर हो गया. थैंक यू वेरी मच. wanted to, as a father, just wanted to convey this. What are the finances which are required? सबसे पहला चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका में कोई भी काम छोटा नहीं माना जाता है. जैसे कि साक्षी बोली कि उसने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के डाइनिंग एरिया में काम किया. यहाँ हजारों स्टूडेंट रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं और उसे छोटा नहीं माना जाता है. तो ये आप देख लीजिएगा कि बहुत जॉब का वैल्यू है, काम का महत्व है. यहाँ कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं है. इनफैक्ट प्लम्बिंग जॉब ऐसा है जो कि बहुत ही महंगा और रिस्पेक्टेड है, क्योंकि उसके कारण वीसा फटाफट मिल जाता है. दूसरा बात, H1 आजकल बहुत कम कंपनियां अप्लाई करती हैं, और उसका कारण ये है कि H1 एप्लीकेशन का कॉस्ट यूएस सरकार ने बहुत ज़्यादा कर दिया है. तो अनलेस कि आप उस कंपनी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कंपनी आपके लिए खर्च नहीं करेगी. H1 का कॉस्ट बढ़ जाने के कारण जो जॉब हॉपिंग होता था, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में, H1 के लेवल पे
वो करीब करीब खत्म हो गया है, वो करीब करीब बहुत कम हो गया है। तीसरा नया नियम ये है कि H1 पे जो हैं उनके स्पाउस जो H4 पे होते हैं, पहले H4 वाले को वर्क परमिट नहीं था, अभी H4 वाले भी लीगली काम कर सकते हैं और उनको परमिशन मिलता है। शिव कुमार जी, कुछ बच्चे यंग हैं, उनको H1 H4 का पता ना होगा, जरा बता दीजिए ना। ठीक है, तो H1 को वर्क वीसा बोलते हैं। जो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो जब अमेरिकन कंपनी उनको हायर करती है तो उनको यहाँ H1 पे लाती है, और उनकी H1B एक्चुअली है, H1B पे लाती है। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ग्रीन कार्ड के टाइम में। और जो उनके स्पाउस होते हैं, अगर हस्बैंड आया तो उनकी बीवी, अगर बीवी आई तो उनका हस्बैंड H4 पे आता है। पहले जब मैं आया था 99 में, उसमें H4 पे काम करने का परमिशन नहीं था। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले से H4 वाले को भी काम करने की इजाज़त है, क्योंकि काफ़ी समय से अपने यहाँ इंडिया, चाइना ये सब में लड़के लड़की दोनों पढ़ाई करते हैं, इसलिए दोनों को काबिलियत है समाज में, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का। इसको देखते हुए H4 वाले को भी काम करने का परमिशन मिल गया है। और अंतिम पॉइंट जो था, जो एक तरीका है यहाँ आने का कि इंडिया में उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए जो लोगों को विदेश भेजते हैं, खास करके बड़े बड़े कंपनी या निश एरिया वाली कंपनी, और फिर वहाँ पे मैनेजमेंट से बात करके किसी तरह अमेरिका आइए। वो वीसा जो होता है उसको L1 बोलते हैं, वो एम्प्लॉयर बेस्ड वीसा है, वो इंडिविजुअल बेस्ड वीसा नहीं है। कहने का मतलब TCS ने L1 पे मेरे को भेजा तो L1 TCS का है, मेरा नहीं है। मेरी वाइफ L4 पे हो जाएगी, मैं L1 पे हूँगा, और दोनों यहाँ काम कर सकते हैं लीगली। और अगर TCS मेरे से खुश है तो यहाँ आने के बाद इमीडिएटली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है, और L1 को बहुत जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाता है, क्योंकि उसमें लेबर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेबर सर्टिफिकेशन कम से कम 3 साल समय लेता है, वो 3 साल का एडवांटेज हो जाता है L1 को। ये 4 पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। और एक और ट्रिक मैंने देखा अपने पिछले एम्प्लॉयर के साथ, जो स्टूडेंट, जो साक्षी बताए कि 3 साल आपको वर्क परमिट मिलता है जिसमें आपके एम्प्लॉयर आपके लिए H1 अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट ने, उनका H1 सिलेक्शन प्रोसेस में, लॉटरी प्रोसेस में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो अगला मास्टर्स डिग्री कोर्स करने लगे, और उसमें बहुत स्लो करने लगे। एक सब्जेक्ट केवल एक सेमेस्टर में करेंगे, तो एक सब्जेक्ट करेंगे तो उसमें 3-4 हज़ार खर्च आएगा एक सब्जेक्ट करने में, लेकिन वो फिर से स्टूडेंट वीसा पे चले जाएंगे। और अमेरिका कैपिटलिस्ट देश है, इसलिए यूनिवर्सिटी पैसा कमाने के लिए वैसे लोगों को, जिसको स्टूडेंट वीसा ऑलरेडी है, उसको स्पॉन्सर करके स्टूडेंट वीसा दे देती है। स्टूडेंट वीसा का कोई कोटा नहीं है। H1 वीसा का कोटा है, आजकल 65,000 हो गया है, कभी 1,65,000 होता है, और ये सब पहले दिन में एप्लीकेशन भर जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह करके भी अपना मैनिपुलेट करके यूएस में रहते हैं। और कनाडा के बारे में PR का है कहानी, वो बाद में कभी बताएंगे, और मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जिसको जो प्रश्न है खुल के पूछिए, यहाँ बहुत लोग हैं जो आपको बताएंगे, इंक्लूडिंग कनाडा के बारे में, क्योंकि यहाँ त्रिपाठी जी हैं जिनको कनाडा के बारे में पूरा नॉलेज है। तो अब मैं म्यूट होता हूँ, आप लोग क्वेश्चन। अगर इनकेस, अगर अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ कॉलेज के अंदर, और अगर इनकेस मुझे MBA करना है फॉरेन में, तो फिर उसके लिए मुझे मतलब क्या क्या उसका प्रोसेस है, मतलब फॉरेन जाने का, और मतलब व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? साक्षी, यू विल टेक इट ऑन, और सुरेंद्र जी आप जिसको भी नॉलेज हो। मैं शुरू करता हूँ। तो सेकेंड ईयर में हो तो मैं ये कहूँगा कि आप सोचना शुरू करो, और जैसा साक्षी ने बताया कि ये सोचना शुरू करो कि कौन से कॉलेज में
और कुछ प्रोफेसर्स के नाम शायद आपको पता हो या जानते हो, आप जहां पढ़ रहे हो वहां से या इंटरनेट के द्वारा उनके अंदर पढ़ना है, तो वो रिसर्च आप अभी से शुरू कर दो। और आपको सोचना होगा कि किस कॉलेज में जाएंगे, उसके मुताबिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस साक्षी ने बताया, उन सब चीज़ों की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी चाहिए। जो स्टेप्स हैं वो हैं कि अगर आप MBA करना जाना चाहते हो तो आपको GMAT लेना पड़ेगा, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। टॉफल की शायद फिर भी जरूरत हो। और कॉलेजेस को आप लिखना शुरू करो, उनको रिक्वायरमेंट्स मंगा लो या उनके इंटरनेट साइट पर जाके इन रिक्वायरमेंट्स देख लो। उसके बाद वीसा के बारे में आपको सोचना होगा। मुझे याद, मेरा तो अपना याद है, लेकिन वो तो 50 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। साक्षी शायद बताए कि वीसा के लिए क्या क्या आजकल जरूरत होती है। जैसे उस वक्त वीसा के लिए जरूरी था कि आप ये दिखाएं कि आपके पास वहाँ पूरा, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको 1.5 साल या 2 साल लगता है। तो 2 साल के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। तो आपको दिखाना होगा कि आपका एसेट कितना है जिसको आप वहाँ खर्च कर सकते हैं, वो रहने खाने का और उसके बाद ट्यूशन फीस देने का। तो वो सब आप उसकी शायद अभी भी जरूरत पड़ती हो, उसको क्लैरिफाई करना होगा हम लोगों को। हाँ, वो मेरे को भी देना पड़ा था। हाँ हाँ, तो अभी भी है वो। तो सरकार वीसा देती है। बहुत लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है और अमेरिकी की सरकार वीसा देती है। वीसा जो नए लड़के हैं उनको पता ना हो कि परमिशन है उस देश में जाने का, यूं समझ लीजिए। तो आप जस्ट बिकॉज आपका एडमिशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जा सकते हैं। सरकार को वीसा देना है आपको। तो वो सोचिए, आप अभी से सोचिए कैसे आप जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छा किया और कोई प्रोफेसर या कोई यूनिवर्सिटी आपको बहुत लाइक करती है, तो शायद पहले से आपको असिस्टेंटशिप दे दे या कोई स्कॉलरशिप दे दे। उससे वीसा में भी आसानी होती है, क्योंकि आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि आपको इतना खर्चा करना है वहाँ। लेकिन वो वीसा का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो जरूरतें हैं, वो अभी से सोचना शुरू करो। वहां जाने पर या अमेरिका आने पर आपको स्कूल्स में, जैसा लोगों ने बताया कि थोड़े दिनों के बाद बहुत उम्मीद है कि स्कॉलरशिप मिल जाती है और फिर आपको तकलीफ कम होती है पैसे के बारे में। एक चीज जो बड़ा जरूरी है समझना कि जब स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, जो मुझे बहुत ही सुकून हुआ जब मैं स्टूडेंट आया था, कि फीस माफ हो जाती है। और फीस ही सबसे महंगी होती है। तो फीस माफ हो जाती है, थोड़े पैसे मिलने लगते हैं, फिर आप एकदम स्थिर हो जाते हो। तो इसलिए जरूरत है अच्छा करने की और अभी से तैयारी करने की। पता नहीं रिमित, मैंने आपको पूरी तरह बताया आप जो पूछ रहे थे या नहीं, या दूसरे लोग जोड़ना चाहें तो जोड़ें। एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, विच इज नॉट, जो एग्जैक्टली इसके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आपके यहाँ अप्लाई करने के एंड वहाँ जाने के बीच में आपका वीजा का इंटरव्यू होगा। मैंने काफी इंटरव्यूज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था। सो एक चीज है जिसमें लोगों का रिजेक्शन होता था एक क्वेश्चन में, जब वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो वहाँ पढ़ना। सो काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, वो कॉलेज बहुत अच्छा है, उसके बाद ये प्रोफेसर है जिनके अंदर मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ तक आप बोलोगे परफेक्ट। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है उसके बाद। सो बहुत स्टूडेंट्स इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं, उसके बाद मैं यूएस में काम करना चाहता हूँ। एटलीस्ट कोई बोलते हैं कि एटलीस्ट टिल आई पे, जितना मैंने लोन लिया था जितना वो कवर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वीजा इंटरव्यू को कभी ये बताना नहीं चाहिए। वीजा इंटरव्यू को ऐसा आंसर देना चाहिए कि
हाँ, मैं उधर जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एंड गोल ये है कि मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ उसके बाद, एंड वो स्किल जो मैंने वहां पर यूज किया है वो यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे आंसर नहीं बोलोगे तो आपके रिजेक्शन, वीजा के रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा है। सो बस इतना ही एक पॉइंट था। यस मैम। तो उसको ऐड करता हूँ। वीसा, कोई भी वीसा अमेरिका के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको काफी मोटिवेशन है इंडिया वापस आने का। वो चाहे स्टूडेंट वीसा हो, विजिटर वीसा हो, H1 वीसा हो, कोई भी करो इंटरव्यू में, वो इंटरव्यूअर का ये इंटेंशन रहता है जानने का कि अमेरिकन सिटीजन तो बनने का चक्कर नहीं है इसका, ये अमेरिकन सिटीजन तो नहीं बनना चाहता है। तो अगर आप उसको दिखा सकते हो मेरे माँ बाप यहाँ हैं, मेरे संपत्ति यहाँ है, मैं यहाँ के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वो सहूलियत देती है। तो अभी से नेटवर्किंग आप शुरू करो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कोई संबंधी या किसी दोस्त के संबंधी यहाँ हैं या इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जैसे साक्षी ने बताया कि कई दोस्तों से उसने बात की किसी वीसा का प्रोसेस क्या है, वीसा में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके की जो महीन चीजें हैं उनके बारे में आप सोचना शुरू करो। बहुत लोग आते हैं यहाँ, आना उतना कठिन नहीं जितना सोचा जाता है और सब रास्ता बन जाता है, लेकिन तैयारी करके आओगे तो बहुत आसानी होगी। तो नेटवर्किंग बहुत बहुत जरूरी है और नेटवर्किंग हमेशा काम करती है। मैं इस उम्र में भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों को जिनको मैं पूरी तरह भूल चुका था, उन लोगों से संपर्क हुआ और उन लोगों को जो भी जरूरत थी मेरे से फायदा हुआ और मुझे कुछ जरूरत थी उस मुझको फायदा हुआ। तो ये नेटवर्किंग अभी से शुरू करो, भले ही वो प्रोफेसर हों, तुम्हारे अपने कॉलेज के प्रोफेसर हों जो अमेरिका आए हुए हैं, उनसे बात करो। जैसा कहा मैंने कि कुछ दोस्तों से या दोस्त के संबंधियों से, अपने संबंधियों से, ये सब नेटवर्क। और आजकल बड़ा आसान हो गया है क्योंकि इंटरनेट है, व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई चिट्ठी उट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ सारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर है। तो इसलिए उसका उसका ज्यादा ध्यान देना है। नेटवर्किंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पे जाओ, जिस यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हो उसका नाम ऊपर टाइप करो एंड सर्च करो। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे कि काफी सारे लोगों का प्रोफाइल मिलेगा जो वहां पे पढ़ रहे हैं। सो मेरे को भी काफी लोगों ने रीच आउट किया था जो अभी इंडिया से यूएस आने वाले हैं, एंड वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोसेस कैसा था, मैं इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो आपके जो सीनियर्स हैं उनका उन सबको जॉब मिला था कि नहीं। सो ये सब क्वेश्चन पूछना, यू शुड रीच आउट टू पीपल, एंड मैंने देखा है काफी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इसके लिए। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल आपके लिए। Ma'am, in case if I want to do MBA finance in Canada or America, then what should I do? I mean I should search on Google कि फिर क्या करूँ मैं इसमें? So Google में so you'll find, so the first thing कर सकते हो, MBA स्टैनफोर्ड में भी काफी अच्छा है। So आप अपना प्रोफाइल उसके हिसाब से बना सकते हो। एक बात मैं बता सकती हूँ कि अगर आपने अपने काम करने से पहले, आई मीन MBA करने से पहले या फिर MS करने से पहले अगर 1-2 साल काम किया है, मैंने देखा है कि इट हेल्प्स। क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था अभी, तो मुझसे पूछा गया था कि मैंने यहाँ आने से पहले काम किया था, एंड उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा था। इट इज ओके अगर आपने नहीं किया था, उसके बाद भी आपको जॉब मिलेगा, लेकिन अगर आपने किया है देन दैट ऑल्सो आपको मदद करेगा फ्यूचर में। After 10th boards, can I graduate by American any school of करने के बाद वहीं पे इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर सकते हैं? स्कूल से निकल जाओ
जब हाई स्कूल से निकल जाओगे तो मैंने पहले जैसा बताया था कि यहाँ पर लोग आते हैं बीएससी करने के लिए। बीएससी करने में यहाँ पर बीएससी का एडमिशन थोड़ा कठिन होगा, और खासकर कठिनाई ये होगी कि सबसे ज्यादा पैसे की कठिनाई होगी, क्योंकि पैसे ही सबसे ज्यादा लगते हैं उन्हीं 4 सालों में। और जैसा लोग बता रहे थे कि अगर 40 लाख के आसपास हर साल देना है, तो अब सोच लो कि 1 करोड़ 60 लाख की जरूरत है, और उसके अलावा आपके रहने खाने का। तो इसलिए बताया ये जाता है कि आप वहाँ किसी अच्छे कॉलेज से बैचलर्स कर लो, इंजीनियरिंग में, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ मास्टर्स में आना ज़्यादा आसान होता है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप अभी पढ़ो और भारत में ही किसी बहुत अच्छे स्कूल में जाने का सोचो, आईआईटीज में, आईआईएससी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में, या दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं। तो यहाँ की अपेक्षा प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाओगे तो 5-6 गुना कम या ज़्यादा कम पैसे लगेंगे। तो इसलिए एडवाइस हम लोगों का ये रहेगा, और मेरा कम से कम, बाकी लोग बताएंगे, कि आप वहाँ से अपना बैचलर्स खत्म कर लो, फिर आने का सोचो, तब यहाँ आके कर सकते हो मास्टर्स। ठीक है? था कि अगर 10th के बाद अमेरिका में मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, और वो ग्रेजुएशन के बाद अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो 4 इयर्स का जो लगेगा फीस, वो तो हट जाएगा। हाँ, लेकिन बीएस बहुत कम उम्मीद रहती है बीएस में स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप का मतलब है कि कुछ कर सको तुम। जब मास्टर्स करते हो तो बीएससी के लड़कों को पढ़ाते हो या रिसर्च करते हो किसी सब्जेक्ट पर, इसीलिए अगर तुम बीएससी किए हुए हो तो ज्यादा आसान होता है। बीएससी जब कर रहे हो तब बहुत मुश्किल है कोई भी स्कॉलरशिप मिलना। क्यों साक्षी, मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने बैचलर्स में तो किसी को यहाँ पर स्कॉलरशिप मैंने देखा नहीं है कि मिला था, लेकिन मास्टर्स में मिल सकता है। तो राज, मैं कहूंगा कि आप अभी पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, और वहां पर जो भी स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें दाखिला लो और फिर यहाँ आने की सोचो। तो उससे क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा काम। हाई स्कूल के बाद यहाँ आना बहुत ही कठिन है आम आदमी के लिए। मैंने मतलब बहुत सुना है इसके बारे में, आईएलटीएस एग्जाम के बारे में, कि आईएलटीएस करके मतलब लोग बहुत बोलते हैं, तो फिर व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? इसका मतलब पर्पस क्या एग्जाम है? मैंने आईएलटीएस एग्जाम के बारे में बहुत सुना है यहाँ पे, कि इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि अगर इन केस तुम्हें फॉरेन जाना है तो फिर यू हैव टू गिव आईएलटीएस एग्जाम। तो फिर सर इसका पर्पस क्या है, मतलब ये जो एग्जाम है इसका? आपको यूएस आना है, सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर है वो आपको टोफल एक्सेप्ट करती है। अगर आपको यूके जाना है, देन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज IELTS एक्सेप्ट करती है। बट आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि वो टोफल सपोर्ट करती है कि IELTS सपोर्ट करती है। दोनों इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। सर, जैसे कि इंडिया में कोई कॉलेज से MBBS करने के बाद यूएसए में आईए का एजुकेशन कैसे करेंगे? और यहीं डॉक्टर बनते हैं या लौट के चले जाते हैं। लेकिन वो उसका जो प्रोसेस है, वो तुम यहाँ एडमिशन ले सकते हो किसी पीएचडी प्रोग्राम में मास्टर्स करने के बाद किसी मेडिकल कॉलेज में, या यहाँ आके डॉक्टरी कर सकते हो। तो डॉक्टरी करने के लिए यहाँ पर अमेरिका की जानता हूँ मैं, इंग्लैंड का तो नहीं जानता, इंग्लैंड में भी बहुत लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि जब तुम आओ तो यहाँ पर इनका जो टेस्ट होता है, जिसको ECFM बोलते थे पहले, वो
अब उसका कुछ और नाम हो गया है, उसके कई स्टेजेस हैं, लेकिन एक तरीके से ये समझ लो कि एक टेस्ट है जो तुमको देना है। उस टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आने से उसका एक कोई कट ऑफ होता है 80% या 75%। उस कट ऑफ के बाद तुमको इंटर्नशिप मिलती है, जिसको यहाँ रेजिडेंसी बोलते हैं। अगर आपको रेजिडेंसी मिल गई तो समझिए कि आपको यहाँ डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट मिल गया। तो वो जरूरी है, रेजिडेंसी मिलना जरूरी है। उसके पहले वो टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन उस टेस्ट की तैयारी में बड़ा समय लगता है। यहाँ कई लोग हैं जिनके संबंधी लोग यहाँ डॉक्टर हैं, मेरे भी कई हैं, और सब इसी तरीके से आए हैं एमबीबीएस करके वहां से। और कोई जरूर नहीं है कि उससे किया हूँ, जो हम मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा सा, बल्कि हाँ, लेकिन कई छोटे स्कूलों से भी, जैसे भागलपुर से मेरे अपने साले साहब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या इस तरीके से बहुत लोग हैं यहाँ जो छोटे छोटे कॉलेज से भी आए हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है उसकी तैयारी, और तैयारी में कुछ चीजें हैं जो हम लोग के यहाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं मेडिकल कॉलेजेस में। पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, अब शायद पढ़ाई जाने लगी। जैसे स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टरों के लिए आजकल, वो आपको पढ़ के आना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की एमबीबीएस में जो पढ़ाई होती है, अगर आपको यहाँ डॉक्टर बनना है तो हम ये कहेंगे कि इंटरनेट पर जाके देखो कि कौन से टेस्ट होते हैं यहाँ पर रेजिडेंसी के लिए, और उसकी पूरी तैयारी करो, और तब तुम अप्लाई करो। वीसा का प्रोसेस शायद वही होगा। Tell something about GRE and TOEFL. Shed some light, please. And second question is, how easy or difficult was to find a job in US? Can you talk about that something? Okay, so your first question was about GRE and TOEFL. GRE के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है GRE के अंदर, वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल इंग्लिश होता है। तो उसके लिए काफ़ी GRE के बुक्स अवेलेबल होते हैं, एंड काफ़ी GRE के एप्स भी हैं आजकल, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कॉमन GRE वर्ड्स क्या क्या टेस्ट में आ सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है उसको कवर करना, लेकिन GRE क्रैक करना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 2 से 6 महीने लगते हैं GRE के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, उसमें मैथ भी होता है। तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो इट इज फाइन, बट इंग्लिश में ज्यादा फोकस देना पड़ता है, बिकॉज इंग्लिश इज लाइक हमारा नॉर्मल इंग्लिश नहीं है जो हम बात करते हैं, थोड़ा एडवांस इंग्लिश होता है GRE में। TOEFL में सिंपल इंग्लिश होता है, बट मैं बोल सकती हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको काफी बार बोलना पड़ता है TOEFL में, रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने आप को, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा एंड आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, एंड आपको थोड़ा टाइम मिलता है उसके लिए, जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो आपको ये YouTube में काफी वीडियोस उसके मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस। मेरे जो दोस्त थे, एटलीस्ट 1-2 ने GRE का कोचिंग भी लिया था किसी बैंगलोर में किसी कंपनी से, बट आई एम वेरी श्योर कि काफी अदर स्टेट्स में भी अवेलेबल होगा वो। सो जॉब सर्च यहाँ पर डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है। अगर आपने कोई कोर्स लिया है जिसमें उतना ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी थोड़ा मुश्किल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एरोस्पेस में लिया है, देन उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। मिलते हैं जॉब, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको टुवर्ड्स द एंड टू गेट अ जॉब, क्योंकि उसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट आ जाते हैं कि आपको सिटीजन होना चाहिए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। सो अगर आपका
जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, अगर आपका मेरे जैसा कोई कोर्स है, देन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इज हाई। मेरे बैच में से जितने भी लोग थे, अभी उन सबको जॉब मिला है। जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन देयर इज अ वे टू क्रैक इट। आपको 1 साल पहले से जॉब अप्लाई करना होगा। आपको स्टार्टिंग में ही आपको जो इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, आपके यूनिवर्सिटी में करियर सर्विस होता है। सो करियर सर्विस में आपको जाना चाहिए, एंड वो लोग आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, बड़े जनरल क्वेश्चंस है जो हर कंपनी पूछती है। बिकॉज आपके इंटरव्यू प्रोसेस में दो सेट होता है। एक होता है आपके टेक्निकल साइड का, एक होता है आपके बिहेवियरल साइड का। टेक्निकल साइड में आपके जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपको उस पर टेस्ट करेंगे। बिहेवियरल साइड में वो जानना चाहते हैं कि आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, कि आप आपको पूछ सकते हैं। आई मीन ये डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के जॉब में अप्लाई कर रहे हो, लेकिन काफ़ी कंपनीज में ये दोनों सेट होते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा से सेल्स के बारे में या फिर कोई क्लाइंट के बारे में। बोलेंगे कि इमेजिन करो कि इस क्लाइंट आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, एंड वो ठीक से नहीं जा रहा है, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सो बिहेवियरल क्वेश्चंस के सेट्स आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे गूगल में। सो आप उसको प्रिपेयर करोगे, देन वो अच्छा होगा। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं हर इंटरव्यू में। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आपको 2 से 5 मिनट में आपको अपने बारे में पूरा बता देना होता है। उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद काफ़ी ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है जो वेरी कॉमन है, जो कंपनीज पूछते हैं। सो आपको हमेशा उसका नोट बनाकर कीप वो रिवाइज करना होता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। एंड ऑफ कोर्स रेज्यूमे में आप जो भी आप वर्ड यूज करोगे, मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता है, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को उठाकर आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप कुछ फेक लिखते हो अपने रेज्यूमे में या फिर कुछ बड़ा चढ़ा के लिखोगे, देन आप इंटरव्यू के टाइम में फंस जाओगे। एंड दूसरा एडवाइस है कि कीप अप्लाइंग। एज लॉन्ग एज आप अप्लाई कर रहे हो बहुत सारे कंपनीज को, नॉट ओनली वन एप्लीकेशन जो आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरा मेरा मेन सब्जेक्ट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। सो सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ वो नहीं है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी है, मेडिकल इंडस्ट्री भी है। सो हर फील्ड में आपको अप्लाई करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल बैक फॉर इंटरव्यूज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या रोल है जॉब में या स्टडीज में, जो आपको हेल्प किया हो, या एनीथिंग यू कैन टेल? सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैन हेल्प जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट अगेन यूनिवर्सिटी आपको बताता नहीं है कि इसके वजह से आपको सेलेक्ट किया है हमने। बट इट्स ऑलवेज गुड टू पुट, वो देखना चाहती है कि अच्छा आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो आप टेक्निकल नॉलेज के अलावा आपने क्या किया है। कुछ सोशल वर्क किया है, क्योंकि यूएस में सोशल वर्क की काफ़ी मान्यता है। तो और इन कॉलेज में आने के लिए वो की पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर आपका जॉब बहुत टेक्निकल है, देन वो लोग ज़्यादा सोशल वर्क का देखते नहीं है। बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू ऐड इट।
बट अगर आपका काम बहुत टेक्निकल है देन सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतना ज़्यादा देखते नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी जो यहाँ पर जो मेरी क्लासमेट थी, वो चर्च में वो क्रिश्चियन थी, इंडियन क्रिश्चियन थी, तो यहाँ पे चर्च में काफ़ी वॉलंटियर सर्विस करती थी, तो उसने वो भी अपने रेज्यूमे में डाला था। सो मुझे पता नहीं है कि इफ़ दैट एक्चुअली हेल्प्ड हर, क्योंकि जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो देखते हैं कि आपके रेज्यूमे देखते हैं, बट मेरे को ये नहीं पता है कि वो कितना इम्पोर्टेंस उसको देते हैं। स्पेशली आई मीन एटलीस्ट अगर आपका main goal is technical industry.